20 दिसंबर 2020। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी कि नई संसद। क्या मोदी जी सिर्फ ये इमारत बना रहे हैं या कि इस इमारत के बहाने वो कुछ ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि आने वाले कई सालों तक सिर्फ उन्हीं का राज हो? क्या नई संसद सिर्फ बहाना है और इसके पीछे मोदी जी की कोई बड़ी साजिश है? हमने अभी तक मोदी जी के हर एक मास्टर स्ट्रोक के पीछे यही जाना है कि हर मास्टर स्ट्रोक असल में एक साजिश होती है। तो क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक साजिश है? कुछ भी जानने से पहले आप याद करिए उस जादूगर को जो आपका ध्यान एक हाथ की ओर लगाता है कि आप उसका वो दूसरा हाथ देख ही नहीं पाते, जिससे कि वो खेल कर जाता है। क्या ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सिर्फ वही दिखाने वाला हाथ है? क्या ये हाथी का दांत है जो खाने का अलग है और दिखाने का अलग? क्या भारत को ये इमारत दिखाकर किसी नई मुसीबत में डालने की नई साजिश रची जा रही है? क्या अब देश में बस एक ही पार्टी की सरकार बनेगी और वो पार्टी सिर्फ बीजेपी होगी? इस एपिसोड में हम इन्हीं सब सवालों से जूझेंगे और ये भी देखेंगे कि ईवीएम पर लगते आरोपों के बीच अब बीजेपी का प्लान ये है कि ईवीएम हो या फिर बैलेट हो, सरकार तो अब उसी की बनेगी। इस वक्त नई संसद पर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक वो खुद इस बारे में कुछ नहीं कह देता, तब तक मोदी सरकार वहां कुछ भी न करे। लेकिन मोदी सरकार ने वहां भूमि पूजन जाकर के किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी थी और शिलान्यास कर दिया। इससे इतना तो साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार नए संसद भवन को लेकर ठीक वैसे ही अड़ी हुई है जैसे कि वो 3 कृषि बिलों को लेकर के अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नए संसद भवन बनाने का आइडिया इन लोगों ने निकाला कहां से है। इस जांच में हमें पता चला कि नया संसद भवन बनाने के पीछे वोटों का कुछ ऐसा गुणा गणित है कि अगर ये हो गया तो इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे तो आप लोग ईवीएम फ्रॉड के साथ साथ नए परिसीमन फ्रॉड की भी चर्चा करते नजर आएंगे और परिसीमन को कोसते नजर आएंगे। द क्विंट पर अमिताभ तिवारी ने बताया है कि संसद की नई इमारत के शिलान्यास और नई एनेक्सी में सीटों की संख्या बढ़ने के पीछे 2026 में लोकसभा के डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की ही तैयारी है। इस नई इमारत में 888 लोकसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जो कि मौजूदा संख्या से 345 अधिक है। अब इस संख्या पर पहुंचे कैसे, सवाल ये उठता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि नियम है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। 2019 के आम चुनाव में भारत में लगभग 88 करोड़ वोटर थे। इसका मतलब है कि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 888 सांसद होने चाहिए। दरअसल परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभाओं की सीमाओं को फिर से सीमांकित करना, ताकि आबादी में होने वाले बदलावों को सही तरीके से प्रतिनिधित्व मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 81 बताता है कि लोकसभा के संयोजन में आबादी में होने वाले बदलाव नजर आने चाहिए। हालांकि सन 1976 में जो परिसीमन किया गया था उसका आधार 1971 की जनगणना थी और उस वक्त सीटों की संख्या कमोबेश पहले जैसी ही थी। राज्य की सीटों की संख्या और आबादी का अनुपात सभी राज्यों में लगभग एक सा होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो कि हर राज्य को एक बराबर प्रतिनिधित्व मिले। हाँ, 60 लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों को इस नियम से छूट दी जाती है। अमिताभ तिवारी बताते हैं कि हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम एक सीट आवंटित है, भले ही उसकी जनसंख्या कितनी भी हो। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप की आबादी 1 लाख से कम है, लेकिन संसद में वहां से एक लोकसभा सांसद है। दक्षिण के राज्यों में परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कम सीटें न मिलें,
सन 2001 तक वहां का परिसीमन का काम इस आधार पर रोक दिया गया कि देश में 2026 तक आबादी की एक समान वृद्धि दर हासिल कर ली जाएगी। नई लोकसभा में 888 सांसद होंगे। उत्तर प्रदेश के सांसदों की संख्या तब भी सबसे अधिक होगी, यानी 143। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सांसदों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। जिन 10 राज्यों के सांसदों में सबसे अधिक बढ़ोतरी होगी वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना। सांसदों की संख्या में जो बढ़ोतरी होगी उसका लगभग 80% तो इन्हीं 10 राज्यों में बढ़ेगा। परिसीमन के बाद नई लोकसभा का क्षेत्रवार विश्लेषण बताता है कि दक्षिण के राज्यों की नुमाइंदगी में -1.9% की गिरावट होगी, तो वहीं पूर्वोत्तर की तरफ नुमाइंदगी में -1.1% की गिरावट होगी। अभी की लोकसभा में उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व 27.8% है और उसके प्रतिनिधित्व में 1.6% की बढ़ोतरी होगी। डीलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद नई लोकसभा में उसका हिस्सा 29.4% होगा। इस तरह पूर्वी भारत को 0.5% ज्यादा नुमाइंदगी मिलेगी, पश्चिमी भारत को भी 0.5% ज्यादा नुमाइंदगी मिलेगी और मध्य भारत को भी 0.5% ज्यादा नुमाइंदगी मिलेगी। बीजेपी फिलहाल उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में बहुत मजबूत स्थिति में है और दक्षिण में कमजोर। द क्विंट में अमिताभ तिवारी कहते हैं कि अगर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य की सीटों की मौजूदा संख्या के हिसाब से नई लोकसभा की सीटों की एक तस्वीर खींची जाए, एक खाका बनाया जाए, तो बीजेपी के 515 सांसद होंगे, कांग्रेस के 75 सांसद होंगे और क्षेत्रीय दलों और इंडिपेंडेंट के 296 सांसद होंगे। राज्यों के क्षेत्रीय संयोजन में बदलाव के बाद उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, जहां बीजेपी पहले से ही मजबूत है। संसद के निचले सदन में इस वक्त बीजेपी के सांसदों का हिस्सा 55.8% है, जो कि नई लोकसभा में, जो कि परिसीमन के बाद एक जो नई लोकसभा बन रही है उसके बाद ये सीधे सीधे 58.1% हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का हिस्सा 9.6% से घटकर 8.5% हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल उसके आधे से ज्यादा सांसद दक्षिणी राज्यों से जीत के आए हैं, जो कि माइनस में जा रहा है। क्षेत्रीय दलों की संख्या भी गिर जाएगी, क्योंकि उनके भी लगभग 40% सांसद दक्षिण भारत से चुने गए हैं, वहां ऑलरेडी सब कुछ माइनस में जा रहा है। वैसे परिसीमन में बता दें आपको कि अभी वक्त है। बाकी 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2026 के बाद होने वाली जनगणना, जो कि 2031 में होगी, तब तक लागू रहेगी, बशर्ते उसमें संशोधन कर दिया जाए या जनगणना पहले ही कर ली जाए। हालांकि प्रतिनिधित्व में जो क्षेत्रीय अंतर है वो बताता है कि उत्तर भारत को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और दक्षिण भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे राजनीति में 11 साल काफी लंबा समय होता है, 2031 तक का समय है। बीजेपी अपना प्रभुत्व कायम रख पाती है या नहीं, ये तो आने वाला ही समय बताएगा। लेकिन अगर मौजूदा रुझानों के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि इस परिसीमन का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होने वाला है। निचले सदन में उसी के सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है।